वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था, या फिर कह सकते हैं कि लेटर वैदिक एज में जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल से कैसे भिन्न था, अलग था, और साथ ही साथ जो उसका राजनीतिक जीवन था उत्तर वैदिक काल का, वो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया कि जो इनकी लाइफ थी अब वो सेडेंट्री हो गई थी। कुछ हद तक कह सकते हैं ये लोग सेटल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड में ये लोग घूम फिर के ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो घूमना फिरना बंद हो गया था और एग्रीकल्चर कह सकते हैं इनके जीवन यापन का एक मुख्य साधन बन गया था। और साथ ही साथ जो पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री थी, वो भी यहाँ पे कह सकते हैं फल फूल रही थी। तो घूमना फिरना बेसिकली बंद हो गया था और लाइफ कुछ हद तक कह सकते हैं यहाँ पे सेटल्ड हो गई थी। और एग्रीकल्चर का हम लोग को एविडेंस मिलता है शतपथ ब्राह्मण से, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रियाएं होती थी, उसका जिक्र यहाँ पे मिलता है कि कई तरीके के रिचुअल्स किए जाते थे कृषि से संबंधित। कैसे जो है धान को बोना है, हार्वेस्ट करना है, काटना है, इन सारी चीज़ों को लेके अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग जो है कह सकते हैं कि रीति रिवाज अपनाए जाते थे, जिसका एविडेंस हमको मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। इसके अलावा ये लोग जो है कह सकते हैं कि खेतों को जोतने के लिए कई तरीके के जानवरों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि कई तरीके के नहीं, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बैल होते थे 12 से 16 बैल का इस्तेमाल करते थे, बाकी जानवर उतने नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे बलि जो बहुत ज़्यादा अब दी जाने लगी थी, और गायों की भी बलि दी जाती थी, घोड़ों की बलि दी जाती थी, और भी कई सारे जो जानवर पाए जाते थे उनकी बलि यहाँ पे दी जाती थी। तो नॉर्मल जो ऑक्सेन होती थी उनसे यहाँ पे खेतों को जोता जाता था। दूसरी चीज़ एक ये है कि इरिगेशन की सुविधा भी यहाँ पे होती थी, सिंचाई की सुविधा होती थी, और नॉर्मली जो सिंचाई होती थी वो 2 तरीके की होती थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पहली बार ऐसा था कि सिंचाई के एविडेंस या रेफरेंस या सिंचाई का जिक्र देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। इसके पहले सिंचाई का जिक्र ऋग वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता। तो जो सिंचाई होती थी वो 2 तरीके की होती थी, स्वयं जोया, और दूसरी जो होती थी वो खनित त्रिमा। स्वयं जोया यानी कि जो नेचुरल सोर्स होता था इरिगेशन का, जैसे कि बारिश हुई और बारिश से सिंचाई हो सकती थी, और दूसरा होता था खनित त्रिमा, यानी कि गड्ढे खोदे जाते थे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, और उन पानी की मदद से जो सिंचाई की जाती थी उसको बोलते थे खनित त्रिमा। और अगर फसलों की बात की जाए तो यवा यानी कि बारले का जिक्र मिलता है, और ऋग वैदिक पीरियड में धनिया का जिक्र मिलता है जो गेहूं के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक पीरियड में, ये नाम जो है बदल जाता है गॉडहोम। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का जिक्र मिलता है, उड़द का मिलता है, और व्रीहि यानी कि धान का जिक्र यहाँ पे मिलता है। और धान यहाँ पे लगभग 5 तरीके के बताए गए थे, जो क्वालिटी के हिसाब से होते थे, ग्रेडिंग होती थी। 5 तरीके के धान होते थे, और उसमें जो सबसे बेहतर धान होता था उसको बोलते थे महाव्रीहि, और उसको स्टोर करने के लिए इकट्ठा किया जाता था, जिसको बोलते थे कोठार। और इसी से शायद टर्म जो आया कोठरी शायद हो सकता है आया हो। लेकिन यहाँ पे इशू भी थे, और इशू क्या थे? 2 मेन या मुख्य इशू यहाँ पे देखने को मिले या कारण। पहला ये कि आयरन इस्तेमाल किया हर जगह इन्होंने, लेकिन ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि इन्होंने खेत को जोतने के लिए प्लॉइंग में आयरन का इस्तेमाल किया। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसके लिए? उन लोगों के लिए नहीं, प्रॉब्लम आज के इतिहासकारों के लिए है कि अगर हर चीज़ में लोहे का इस्तेमाल किया तो प्लॉइंग में या खेत को जोतने में क्यों नहीं किया। और ऐसा जो है माना जाता है कि उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो लोहा छोड़ के लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया। तो अगर लोहा मौजूद था तो लकड़ी का हल बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन इतना तो है कि खेत में अगर ये फसलें उगाई गई तो यहाँ पे जुताई भी हुई होगी, हल भी इस्तेमाल हुआ होगा। तो अगर लोहे के एविडेंस हमको नहीं मिले कि लोहे का हल बना, प्लॉशेयर बना, तो यानी कि माना जाता है कि लकड़ी का रहा होगा। और लकड़ी चूंकि बहुत वक्त तक नहीं रह सकती, तो इसलिए शायद वो सड़ गल के खत्म हो गई होगी। दूसरी चीज़, अगर इनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, औद्योगिक जो क्रियाविधि थी उसकी बात की जाए, तो यहाँ पे सुनार होते थे, कॉपर स्मिथ होते थे, आयन स्मिथ होते थे, और जो
कॉटन टेक्सटाइल्स जो है यहाँ पे बहुत थे, वुलन टेक्सटाइल भी यहाँ पे होते थे। तो ये सारे कारोबार जो पहले थे ऋग्वैदिक काल में, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नया यहाँ पे ये था कि सिल्क टेक्सटाइल जो है, रेशम, पहली बार यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉटरी को देखा जाए, बर्तन बनाने को, तो वही चीज़ें हैं। रेडवेयर यहाँ पे था, ब्लैक एंड रेडवेयर था, पेंटेड ग्रे वेयर जो है बहुत ज़्यादा मिले, इसीलिए जो उत्तर वैदिक काल है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। लगभग 700 से ज़्यादा पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स मिली, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, और जो आज के पाकिस्तान का जो आसपास का जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पे देखने को मिली। और ऑकर कलर्ड पॉटरी भी यहाँ पे देखने को मिली, जो ऋग्वैदिक पीरियड में भी थी। तो उत्तर वैदिक काल में बेसिकली हमको 4 तरीके के बर्तन देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑकवर्ड कलर्ड पॉटरी जो है मगध में भी इस्तेमाल हुई, वो हम लोग जब महाजनपद के पीरियड में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कारपेंट्री होती थी, बढ़ई का काम होता था, लेदर का काम होता था, डाई का काम होता था, रथ बनाने का काम होता था, मछली पकड़ने का काम होता था, धोबी होते थे, और बैंकर्स वगैरह भी होते थे। पुशीदीन, बिकान, 2 वर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड जो है, इनका व्यापार भी बढ़ा था। अगर आपको याद होगा ऋग्वैदिक पीरियड में, तो उनका जो व्यापार होता था वो घरेलू होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका व्यापार जो है बढ़ा, और न केवल आर्थिक कह सकते हैं सिनेरियो में, बल्कि दूरी के कंटेक्स्ट में भी बढ़ा, और लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड थे वो भी शुरू हो गए थे। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड का एविडेंस कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रेड देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये लोग सी के बारे में, समुद्र के बारे में जानते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा था कि शायद ये लोग नदी को, सिंधु को ही समुद्र समझते थे, लेकिन यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में ओशन का, सी का, समुद्र का जिक्र देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि व्यापार के लिए ये लोग सेम बार्टर सिस्टम चलता था। इसके अलावा गायों को भी यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। निष्क का जिक्र भी पहले आया, सोने का एक यूनिट होती थी जो 320 रत्ती की होती थी। इसको भी एक्सचेंज के तौर पे खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा शतमन या शतमान, कृष्णाला, पद, इन सारी चीज़ों का, या इन सारी यूनिट्स का कह सकते हैं, सिल्वर यूनिट सारी होती थी, चांदी की यूनिट होती थी, इनका इस्तेमाल जो है खरीद फरोख्त के लिए होता हुआ दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में।